आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिसीज, रिफॉर्म्स और मेजर्स टू सॉल्व एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी में, कल भी हमने बात की कि ब्रिटिशर्स ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की जिससे कि उन्होंने हमारी इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आजादी मिली, हम भारतवासी आजाद हुए। आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कंट्री की ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमने इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया, दैट इज मिक्स इकोनॉमी मॉडल। उसके बाद 1950s में प्लानिंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई। कंट्री में 5 ईयर प्लान्स बनने शुरू हुए। प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। जैसे उस समय में प्लानिंग कमीशन के हेड कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कुछ हमने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फिक्स किए, जैसे जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटी। ये कुछ हमने अपने गोल्स फिक्स किए। पॉवर्टी को दूर करना, ये कुछ गोल्स ऐसे थे जो कि प्लान टू प्लान चलते रहे। कंट्री में 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम चलता रहा। 1951 से लेके आज तक ये 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में चला। लेकिन क्या हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट मिली? क्या पॉवर्टी दूर हुई? नहीं। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स में किसी तरह की कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। मतलब ये तो हर 5 ईयर प्लान में आगे बढ़ते ही रहे। अब हम टॉपिक करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री में जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खराब कर दिया गया था, उसमें किस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस के बाद किए गए, जिसमें कि हमारा बेटा फर्स्ट रिफॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और वी कैन से लैंड रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिशर्स के समय में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? सारी की सारी जमीन जमींदारों के नाम कर दी थी और बदले में क्या कहा कि भाई जमींदारों, हमने इंडिया में ये एग्रीकल्चर जमीन आपके नाम कर दी, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि आप इस जमीन के बदले में हमें किराया दोगे, टैक्स दोगे, लेकिन आप इस बात के लिए खुले हो कि आप आगे गरीब किसानों से, लैंडलेस लेबरर से इतना भी किराया चार्ज कर सकते हो। तो जब इंडिपेंडेंस के बाद ये सोचा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे इंप्रूव किया जाए, तो जो जो सारी कमियां थी वो जमींदारी सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया था, तो सबसे पहले उस जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया। वो जो जमींदार एक विचोले की तरह काम करते थे, इंटरमीडिएट की तरह काम करते थे, उन इंटरमीडिएट्स को सरकार के द्वारा खत्म किया गया। हमारा इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन की कमी थी कि हमें जो अनाज है वो भी हमें फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था। स्पेशली उन दिनों में अमेरिका से हम अनाज इंपोर्ट करते थे। और ये आपको सुन के हैरानी होगी, अमेरिका जो हमें अनाज देता था, अमेरिका जो हमें अनाज भेजता था, वो सारा अनाज वो देता था जो कि उनके वहां पे पशु पक्षी भी नहीं खाते थे। मतलब वो पुअर क्वालिटी का अनाज हमें देते थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। इस वजह से
हमें फॉरेन कंट्री से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। उस समय में जरूरत थी कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाएं जिससे कि जो बिचौले हैं, जो इंटरमीडियर्स हैं, वो खत्म किए जाएं। जो एक्चुअल में लोग खेती करते हैं, जो गरीब किसान, लैंडलेस लेबरर, जिसने की एक्चुअल में जमीन को उस पे फार्मिंग करनी है, कुछ ऐसा किया जाए कि उन लोगों को असली जमीन का मालिक बना दिया जाए। लेकिन ये जमीन का मालिक बनाने में, ये बिचौलिया खत्म करने में, इंटरमीडिएट्स को खत्म करने में भी बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जो ये देखिए, abolition of intermediates meant that some 200 lakh tenants came into direct contact with the government. They were thus freed from being exploited by the zamindar. Ownership conferred on tenant gave them the incentive to increase output and this contribute to growth in agriculture. तो जो लगभग कहते 200 लाख किराएदार थे, जो उनको जमीनों का मालिक सरकार के द्वारा बना दिया गया कि आज के बाद इस जमीन के मालिक कौन हो? आप लोगों ने ही इस जमीन के ऊपर खेती करनी है। जब बंदे की जमीन अपनी होगी, वो उसके ऊपर खेती करेगा, किसी तरह का उसने किराया नहीं देना है, तो आप समझ सकते हो कि वो खेती, वो बिजनेस, वो ग्रो करेगा ही करेगा। उसको एक वो मोटिवेशन मिल गई कि अब ये जमीन मेरी है, मैंने किसी को इस जमीन के ऊपर किराया नहीं देना है, और इसके बदले में मेरे को कितने सारे प्रॉफिट होंगे, जितना मैं ज्यादा मेहनत करूंगा उतने ज्यादा मेरे को इससे प्रॉफिट होंगे। अब प्रॉब्लम क्या आई कि उस समय में जो जमींदार लोग थे, अब कहना नहीं चाहिए, जो उस समय में वो जमींदार लोग थे, वो है तो इंडियंस, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके अनजाने जाने अनजाने में वो ब्रिटिशर्स के साथ मिलके हमारे इंडियन गरीब लोगों के साथ, गरीब किसानों के साथ, गरीब मजदूर के साथ ही वो उनको ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनके साथ ही धक्काशाही कर रहे थे। आजादी के बाद भी जब उन जमींदारों से कहा गया कि आप इस जमीन के असली मालिक नहीं हो, ये जमीन उसको दी जाएगी जिसने की एक्चुअल में खेती करनी है, तो जमींदारों ने ये शो किया, ये दिखा दिया कि भाई हम ही जमीन की खेती करते हैं, ये जमीनें हमारी ही हैं। मतलब जो जमींदार थे उन्होंने ये क्लेम किया कि हमारी जमीन है, हम ऐसे गरीब किसानों को नहीं देंगे, हम भी गरीब हैं, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ही इस पे एक्चुअल में खेती करते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में खेती उस पे नहीं करते थे, वो जमीन उनके पूर्वजों ने नहीं दी थी, वो जमीन उनको उनके वो ब्रिटिशर्स ने उनको दी थी। उसके बाद एक रिफॉर्म आया, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब क्या है? सरकार ने, उस समय की सरकार के द्वारा क्या किया गया, फिक्स कर दिया, सरकार ने एक लैंड की अमाउंट फिक्स कर दी, शायद कोई तकरीबन 2.5-3 हेक्टेयर, 2-3 हेक्टेयर उस समय में फिक्स किया गया था कि जिसके पास, मान लो सरकार ने 3 हेक्टेयर फिक्स किया, तो जिसके पास उस 3 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, ध्यान से समझना क्या चेंजेस आए थे, कि जिसे वो स्पेसिफिक लिमिट से ज्यादा जमीन है, वो सारी जमीन किसकी होगी? सरकार की। और सरकार उस जमीन का क्या करेगी? सरकार उस जमीन को उन लोगों को देगी जिन्होंने की एक्चुअल में उस जमीन के ऊपर खेती करनी। तो ऐसा कुछ उस समय में किया गया। लैंड सीलिंग फिर से समझिए, लैंड सीलिंग का मतलब क्या है कि सरकार द्वारा एक
जमीन फिक्स कर दी गई कि सभी के पास इतनी जमीन होनी चाहिए, जिसके पास इससे ज्यादा जमीन है वो सरकार खुद अपने पास ले लेगी और उन गरीब किसानों को, गरीब लोगों को वो सारी जमीन दे देगी जो कि इस जमीन के एक्चुअल में हकदार हैं, जिन्होंने की उस जमीन के ऊपर एक्चुअल में खेती करनी है। तो लैंड सीलिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जो बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे, वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया, स्टे ले लिया कि ये कानून ऐसे पास नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि हमारे कंट्री के जो गरीब किसान है, हमारी कंट्री का जो मजदूर है, वो कभी जीवन में आगे बढ़ पाए। ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। और क्या किया, कोर्ट में केस लगा दिया, स्टे ले लिया कि ये कानून अभी पास नहीं होगा। वो उतने समय में इन लोगों ने क्या किया, अपनी जमीनें अपने रिश्तेदारों के, अपने भाई बहनों के नाम कर दी और अपने पास क्या दिखाया, मेरे पास तो जी 3-4 हेक्टेयर ही हैं, जितना हमने कहा था उतनी ही है। जो एक्सेस में थी वो सारी अपने बच्चों के, अपने भाई बहनों के, रिश्तेदारों के, ताया चाचा के, है ना, फूफा के, ऐसे अपनी जमीनें उनके नाम करा दी कि भाई एक बारी तेरे नाम करा देने हैं, बाद जमीन साडी है, तेरे तो बाद दे विच असी ले लिया। तो देखिए कि है ना, तभी कहते हैं आप कि सरकार, ये नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार कई बार कुछ करने का सोचती भी है, लेकिन हम लोग उन कानूनों को, उन लॉस को अच्छे से नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हमें आती। तो क्या था कि जो ये लैंड रिफॉर्म्स आए थे, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो लैंड रिफॉर्म्स आए थे, ऐसा नहीं है कि पूरी कंट्री में ही ये लैंड रिफॉर्म्स अप्लाई नहीं हो पाए। कुछ स्टेट्स थी जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, यहाँ की गवर्नमेंट ने उस समय में इन पॉलिसीज को लागू करने में मदद की, माने इन्होंने इन पॉलिसीज को अप्लाई किया। आप ये भी कह सकते हो कि केरला साइड, वेस्ट बंगाल साइड ज्यादा एग्रीकल्चर, मतलब बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर, बहुत बड़े जमींदार कहाँ पे थे, पंजाब हरियाणा, उस समय में तो पंजाब हरियाणा एक ही था, है ना, ये इधर पंजाब हरियाणा साइड हो गया, थोड़ा हिमाचल साइड हो गया, या इधर तमिलनाडु, ये कुछ एरिया यहाँ का था, राजस्थान, ये एरियाज ऐसे थे जहां पे लोगों के पास ज्यादा बड़ी बड़ी साइज में जमीनें थी। तो यहाँ के लोगों ने इन लॉस को अप्लाई होने नहीं दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स, इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी अभी जैसे आपको बताया है, हमारी कंट्री के जो हालात थे एग्रीकल्चर को लेके, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हमारे देश में कमी थी। अनाज के लिए हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट थे। खास तौर पे हम अमेरिका से अनाज इंपोर्ट करते थे। ऐसा अनाज हम अमेरिका हमें देता था जिसकी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये उस समय में सोचा गया। देखिए जैसे जैसे समय बदलता है, सरकार की पॉलिसीज, सिचुएशंस इकोनॉमी में बदलती रहती है और बदलनी भी चाहिए पॉलिसी। तो उस समय में ये सोचा गया
देशवासियों की रक्षा करने के लिए, उनको अच्छा भोजन देने के लिए, अच्छा क्या, उनको भोजन देने के लिए। अच्छे की बात तो तब करेंगे जब भोजन होगा, पहले तो भोजन है ही नहीं। तो ये माना गया, ये सोचा गया कि अगर हमने फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी हमें खत्म करनी ही होगी, कम से कम अनाज में तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कम से कम हम अनाज के लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो मिलके सोचा गया कि अनाज की जरूरत है। तो उस समय में ये बात है 1960s की, 1960s 70s की, 1960-70 की। तो हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, नए नए टेक्नोलॉजी का यूजेस किया गया, नए नए सीड्स का इस्तेमाल किया गया। स्पेशली सीड्स कौन से यूज किए गए? HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स। उन बीजों का, उन सीड्स का इस्तेमाल किया गया जिनके थ्रू हम कंट्री में अनाज की ज्यादा पैदावार, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूजेस किया गया, केमिकल्स का यूजेस किया गया। देखिए, जब कोई परेशानी होती है तो हम उस परेशानी को पहले सॉल्व करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो परेशानी सॉल्व करने के लिए क्या हम कोई नई परेशानी तो नहीं पैदा कर रहे। उस समय में सबसे पहली समस्या क्या थी कि हमारे देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी। इंडिया के फार्मर्स को ये कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स का, केमिकल्स का यूजेस कीजिए कि कम से कम हमारे देशवासियों को, हमारी सरकार को अनाज के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। आज के समय में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो किसी बेस पे करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, अब हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। उस समय में क्योंकि एक तो हिसाब किताब की थोड़ी कमी थी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो उस समय में ये सोचा गया कि बिना, अगर उस समय में हम देसी तरीके से खेती करते तो शायद देशवासियों का पेट नहीं भर सकते थे। तो उस समय में मजबूरी में ये ऐसे डिसीजंस लिए गए कि हमने अपनी कंट्री के लोगों का पेट भरने के लिए हमें मजबूरी में उस समय में केमिकल्स का यूजेस करना पड़ा, और हुआ भी। धड़ल्ले से उस समय में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेस किया गया और कंट्री में अनाज की, व्हीट की, राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर उस समय में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस समय में वो स्पेशली कौन सी अनाज में आया था? व्हीट और राइस में। ये दो तरह की हमारी क्रॉप्स ऐसी थी जिनमें की ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस समय में देखने को मिला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया था? टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूजेस किया गया, दूसरा फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, केमिकल्स का यूजेस किया गया। अब एक बात और समझने वाली है, ये जो हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स को ये तभी वर्क करते हैं, हाई आइल्डिंग वैरायटी सीड्स तभी काम करते हैं अगर अच्छा वाटर होगा। तो उस समय में खेतों में पानी कैसे जाए उसके ऊपर भी बातचीत की गई। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के परमानेंट साधन, उनके ऊपर भी उस समय में ध्यान दिया गया। जो हमारे लोग हैं अच्छे से खेती, उनके फसलों को अच्छे से पूरा प्रॉपर वाटर मिले और हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो।
परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया गया, फर्टिलाइजर्स यूज किए गए। अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है तो पैसा चाहिए। हमारा तो इंडियन फार्मर पुअर था, जमींदारों की वजह से, उस समय के जो जमींदार थे या ब्रिटिशर्स थे, उनकी वजह से हमारे इंडियन किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो क्या किया गया, बैंकिंग सिस्टम को इंप्रूव किया गया, गरीब किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर उस समय में पैसा उधार दिया गया था, जो हमारे किसान अच्छे से अपनी फसलों को पैदा कर सके, पैसा उनको मिले और वो पैसों के साथ अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए और अच्छे प्रॉफिट कमा के देश को अच्छी खासी क्वालिटी में, क्वांटिटी में अनाज प्रोवाइड करा पाए। अब बात कर रहे हैं कि उस समय में फर्टिलाइजर्स का यूजेस किया गया। फर्टिलाइजर्स का जो यूज किया गया उससे भी बचाने के लिए, फसलों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई और उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को ये काम दिया गया कि आप कैसे हम फसलों को बचाएं, ऐसी रिसर्च कीजिए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की खोज, इन्वेंशन, रिसर्च के ऊपर भी उस समय में ध्यान दिया गया। कैसे ना हो हमारे गरीब किसान इतना मेहनत करें, फसलें पैदा करें, लेकिन वो फसलें अगर कीड़े मकोड़ा लग गया तो हमारा पूरा अनाज, हमारे गरीब किसान की, मजदूर की जो वो मेहनत है वो पानी में बह जाए। तो वो बचाने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की उस समय में स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां तक आप पढ़ें ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे हमारी कंट्री में क्या कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू हमने अचीव किया, ये कल की क्लास में करेंगे। क्योंकि प्रॉपर थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज्यादा करेंगे तो शायद आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं आएगा अच्छे से, तो इसको इतना कीजिए, बाकी कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपकी क्वेरीज है कभी भी आप फोन के ऊपर पूछ सकते हो।